ढाका और इस्लामाबाद यानी आईएसआई की परेशानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात से तो बढ़ी ही थी, लेकिन उस मुलाकात में एक ऐसे शख्स की तस्वीर दुनिया ने देख ली जो वो पूरी कहानी को और बदल देता है। तब जब उस मीटिंग के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार पूछता है, भाई साहब, आपने वहां पर सत्ता में बेदखल कर दिया शेख हसीना को, आपका डीप स्टेट उसमें शामिल था, और अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका व्हाइट हाउस में बैठ के कह सकते हैं कि भाई ग्रीनलैंड हम खरीद लेंगे, अगर वो ये कह सकते हैं कि गाजा की 21 लाख आबादी कहां जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन गाजा में आधारभूत संरचना अमेरिका बनाएगा, गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत। इसीलिए कह रहा हूं कि जब आपसे बिना लड़े आपका इतना सब कुछ किया जा सकता है, तो बांग्लादेश के साथ तो क्या क्या हो सकता है। ये तो यूनुस साहब नोबल वाले हैं, छोड़ के चले जाएंगे बांग्लादेशियों को। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉशिंगटन में मुलाकात के बाद बांग्लादेश का खेल बदल गया है। आईएसआई और ढाका में बैठे मोहम्मद यूनिस को यह लग रहा था कि वो खेल रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि अब ढाका और आईएसआई दोनों के साथ खिलवाड़ होने वाला है। शेख हसीना उनकी पार्टी अवामी लीग, इसके अलावा खालिदा जिया बीएमपी, और ये भाई साहब तो बस आ गए, टपक गए, जैसे टपकते हैं लोग, टपक गए। दर्शकों, एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जिन भी लोगों को नोबेल मिलता है, जिन भी लोगों को मैग्सेसे मिलता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से सिस्टम के द्वारा फिट किए गए एक खास इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे लोग। मतलब आपको आज नोबेल दे रहे हैं, आपको आज मैग्सेसे दे रहे हैं, आने वाले समय में आपका इस्तेमाल किया जाएगा। साल समय निश्चित नहीं होता है, लेकिन जिस दिन कह दिया जाएगा कि अब आपको अपना रोल प्ले करना है, आपको अपना काम शुरू कर देना होता है। कई बार आपको ये इसीलिए दिया जाता है कि आपने अपनी वफादारी एक खास वर्ग के लिए या एक खास इकोसिस्टम के लिए साबित की है। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, खालिदा जिया जो जेल में थी वो जेल से बाहर आई, बीएमपी लगा था कि वो मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मुख्य ताकत होगी, लेकिन वहां पर अंतरिम सरकार के रूप में बैठ गए मोहम्मद यूनिस साहब। अब यूनिस साहब हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बीच में हालांकि यूनिस साहब ने कहा था कि ये जो एंटी हिंदू राइट्स हो रहे हैं, अगर इनको नहीं रोका तो मैं सरकार से इस्तीफा दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन भाई साहब कहीं जा नहीं रहे। साथ ही ये जो अंतरिम सरकार का मुखिया है मोहम्मद यूनिस, ये इस दिशा में भी अपने देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है कि आने वाले समय में वहां पर चुनाव हो जाए, वहां पर संसदीय चुनावों की घोषणा हो जाए। मोहम्मद यूनिस और उनका गुट अपने देश में समस्याएं खड़ी तो कर ही रहा है, साथ में चूंकि आईएसआई उसके पीछे खड़ी है, आईएसआई के लोग पीछे खड़े हैं, तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लगातार वहां उभारा जा रहा है और कोशिश है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। और इसीलिए जरूरी है फिर यह बात करने की कि और 3 नए प्लेयर्स इस खेल में अभी अभी आपको दिखे हैं, कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने बांग्लादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पर एक शब्द बोले भी नहीं, और वेस्ट बंगाल की धरती से मोहन भागवत ने यह कहा है कि लोगों को लगता है कि संघ क्या करता है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि संघ हिंदुओं को एक करने का काम करता है। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी, उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। वेस्ट बंगाल की धरती से जब मोहन भागवत ये कह रहे हैं, तो ये बात केवल वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, ये बात बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, जो पीड़ित वर्ग है, उसके लिए भी है कि आप हमसे बहुत दूर नहीं हैं, आपको हम देख रहे हैं, और समय आने पर वो सब कुछ किया जाएगा जो 1971 में जब जरूरत हुई थी तो भारत ने किया था। आपको टाइमिंग देखनी बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और अगले 2 दिन के अंदर संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह कहना बंगाल की धरती से, इसमें बहुत कुछ है जो पढ़ने लायक है, देखने लायक है। वो कहते हैं ना, बिटवीन द लाइंस, आपको उसमें जो जोड़ना, समझना, पढ़ना है, वो पढ़िए। ढाका और इस्लामाबाद यानी आईएसआई की परेशानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात से तो बढ़ी ही थी,
लेकिन उस मुलाकात में एक ऐसे शख्स की तस्वीर दुनिया ने देख ली जो वो पूरी कहानी को और बदल देता है, तब जब उस मीटिंग के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार पूछता है कि भाई साहब, आपने वहां पर सत्ता में बेदखल कर दिया शेख हसीना को, आपका डीप स्टेट उसमें शामिल था। Well, there was no role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप सीधा कह रहे हैं कि आई लीव बांग्लादेश टू मिस्टर मोदी। मैंने बांग्लादेश मोदी पर छोड़ रखा और छोड़ना भी पड़ेगा। अगर बांग्लादेश भारत बना सकता, मैंने जैसा पहले वीडियोस में कहा है, तो भारत बांग्लादेश का टेक केयर भी कर सकता है कि बांग्लादेश के लिए अच्छा और बुरा क्या हो सकता है। अगर वहां कुछ कट्टरपंथी हावी हो जाएंगे और जिन लोगों को लगता है कि एक दूसरा पाकिस्तान भारत के दूसरी तरफ खोला जा सकता है या भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो आपको क्या लगता है कि भारत चुपचाप देखेगा? और अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका व्हाइट हाउस में बैठ के कह सकते हैं कि भाई ग्रीनलैंड हम खरीद लेंगे, अगर वो ये कह सकते हैं कि गाजा की 21 लाख आबादी कहां जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन गाजा में आधारभूत संरचना अमेरिका बनाएगा, गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका तैयार करेगा, तो आप बताइए जिस बांग्लादेश को हमने बनाया है, जो बांग्लादेश दुनिया में है ही हमारी वजह से, उस बांग्लादेश को हम किसी जाहिलों के हाथ में जाने के लिए तैयार छोड़ देंगे और उन वहां कट्टरपंथी ताकतों को हावी होने के लिए छोड़ देंगे कि वो कल को भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर दें? ये बात डोनाल्ड ट्रंप बेहतर समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सीधा कहा कि भाई ये सब कहानी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे, लेकिन वहां से ये पूरी कहानी तो ढाका तक इस्लामाबाद दुनिया ने देखा, लेकिन एक तस्वीर आई है जो तस्वीर ढाका में बैठे कट्टरपंथियों के लिए वहां जो चरमपंथी संगठन है उनको ज्यादा परेशान कर रहा है। वो तस्वीर है ये वाली, ये तस्वीर जिसमें भारत का प्रतिनिधिमंडल है और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल है। इसमें तस्वीरों को गौर से देखने की जरूरत इसीलिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए डोभाल। एनएसए डोभाल कौन है, इनका इतिहास क्या रहा है, ये क्या करते हैं, इनकी एक्सपर्टीज क्या है, ये दुनिया जानती है। इसमें बहुत कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और इस मीटिंग के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश पर बोले ही नहीं, सिवाय इसके कि अमेरिका का बांग्लादेश में चलाए गए कोवर्ट ऑपरेशन यानी जो रिजीम चेंज हुआ उसमें अमेरिकी डीप स्टेट, अमेरिका को कोई हाथ नहीं है, अब बांग्लादेश का जो होगा भारत देखेगा। अमेरिका ये बात बेहतर समझता है कि अगर ग्रीनलैंड पर दुनिया चुप है या गाजा पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो भारत का तो बांग्लादेश है, भारत की वजह से है। और यही वजह है कि ये वाली जो तस्वीर है, अजीत डोभाल की ये तस्वीर, इस तस्वीर पर इस्लामाबाद से लेकर ढाका तक ये जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो लोग इस तैयारी में हैं कि बगल में एक और नया पाकिस्तान बनाओ और ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स एक नई मुहिम चलाओ, वो फेल हो जाएगा। बांग्लादेश का क्या होगा दुनिया जहां देखेगी और दुनिया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि भारत लगातार कह रहा है कि ये जो कर रहे हो इसको रोक दो, ये सब ठीक नहीं है, ये सब बातचीत तक ही है बात। और अच्छा होगा ढाका के लिए, मोहम्मद यूनिस के लिए, कि ये सारी कहानी बातचीत तक ही हो। भारत ने जो ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में भारत ने जोर दिया कि भाई वहां सरकार जल्दी चुनी जानी चाहिए, चुनाव जल्दी होने चाहिए। और इस बात के लिए, इस बात से परेशानी किसकी बढ़ गई है? परेशानी बढ़ी है इस आदमी की। ये आदमी अंतरिम सरकार का मुखिया बना बैठा है, चाहता ही नहीं है कि चुनाव हो। और आपको ध्यान होगा अभी हाल फिलहाल शेख हसीना ने फेसबुक के जरिए अपने समर्थकों को कहा कि मैं अगर जिंदा बची हूं तो मुझसे ऊपर वाला कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। और ठीक 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि भाई साहब बांग्लादेश आपका है, आप देख लो जो करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत ये चाह रहा है, जो ऑफिशियल्स की तरफ से आया है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप से साफ साफ कह दिया कि पहला तो वहां कट्टरपंथी ताकतों को हम हावी नहीं होने देंगे, दूसरा अगर वहां से ये कोशिश की गई कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को डिस्टर्ब किया जाए तो भारत फिर स्वतंत्र है कुछ भी करने को, कुछ भी करने को।
और इसीलिए ये आदमी परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने अब क्या कर दिया है, बहुत सारा विदेशी फंड जो अमेरिका दे रहा था फंडिंग का बांग्लादेश को, उस पर एलन मस्क की जो डोजे विभाग है, आपको पता है एलन मस्क ने अपना एक विभाग जिसका नाम दिया है डोजे, और वो विभाग ने रोक लगा दी है फंडिंग पर। और दर्शकों, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वो जो विभाग है एलन मस्क का जो डोज है, वो उसने क्या किया है कि भारत को भी कोई वो आने वाले समय में कोई वो फंड देने वाले थे कि भारत में आने वाले चुनाव में मतदान में प्रतिभागिता लोगों की बढ़े। अब आप ये समझना, ये बाइडेन प्रशासन का किया हुआ है, 2.1 करोड़ डॉलर भारत को दे रहे हैं। क्यों? कि भारत में चुनाव के प्रति लोगों का उत्साह। क्यों भाई? हमारे यहाँ बहुत उत्साह है लोगों में, लोग घर घर जाके, घर घर से लोग निकल के वोट करते हैं। ये जो पैसे चुनाव में सुधार, लोगों में सुधार, भूखमरी के नाम पर जो विदेशी ताकतें लगातार दुनिया के देशों को देती हैं, वो एक तरह का इंटरफेरेंस है, एक तरह का आपके अंदरूनी मामलों में दूसरे की दखल है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, जो एलन मस्क का विभाग है वो बांग्लादेश को दिया जाने वाला फंड रोकता है, भारत को दिया जाने वाला कथित चुनाव प्रबंधन वाला फंड रोकता है। अब आप ये समझिए, ये चुनाव प्रबंधन वाला फंड किसको दिया जा रहा था, किस लिए दिया जा रहा था? इसमें जो एलन मस्क का विभाग है उसने बहुत कुछ नहीं बताया है कि इसके अंदर कौन लोग शामिल हैं, बस ये बोला जी फंड हमने रोक दिया। और ये हुआ तब है जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो गई। जैसे ही वो तस्वीर दुनिया के सामने आई जिसमें आपको स्क्रीन पर डोभाल साहब दिख रहे हैं, जयशंकर साहब दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं, वहां पर तमाम इस्लामी संगठन जो हैं कट्टरपंथी, उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। वो परेशान हो गए कि आखिर ये कहानी अब कहां तक चली जाएगी। और आपको ये यकीन होगा, जिसमें भारत की डिप्लोमेट रही वहां पर ढाका में, उनका दावा है कि एक दौर में जिस समय खालिदा जिया की सरकार हुआ करती थी, बाकायदा आईएसआई फंडित जितने आतंकवादी संगठन थे उनका रुख जानबूझकर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ मोड़ा जा रहा था ताकि डिस्टर्ब किया जाए भारत को। और फिर से वही कोशिश है, क्योंकि शेख हसीना अब देश में नहीं है, वहां पर एक अंतरिम सरकार है, एक ऐसी सरकार जो आईएसआई के इशारे पर चल रही है, एक ऐसी सरकार जो इस कोशिश में है कि छात्र आंदोलन के नाम पर जो हिंसा हुई उसके बाद फिर से एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की जाए, वो भी किसके खिलाफ? खालिदा जिया के खिलाफ। और वो पार्टी चलाएगा कौन? वो पार्टी चलाएगी पाकिस्तान में बैठी आईएसआई। ये पूरी कोशिश है और लगातार ये हो रहा है कि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि अभी हम 25 फरवरी के बाद बांग्लादेश के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा करेंगे और ये छात्र ही अब बांग्लादेश चलाएंगे। तो इस लेवल का खेल बांग्लादेश में खेला जा रहा है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना, हमारा इसमें कुछ नहीं है, अब तो जो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो बांग्लादेश का एक अखबार है उसने वही बात लिख दी। लिख क्या दी कि वहां की सरकार ने अखबार की वो हालत कर दी कि अगले दिन अखबार को माफी मांगनी पड़ी है। बोला नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने जो देखा वो बात वैसा नहीं है, वो दरअसल कुछ और बात थी। आप ये समझ लो कि बांग्लादेश के अंदर बाकी चीजें भूल जाओ, प्रेस फ्रीडम की जो लोग बात करते हैं भारत में रहकर, उनको ये समझना पड़ेगा कि एक अखबार ने बस एक लाइन लिख दी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आई लीव बांग्लादेश टू मिस्टर मोदी, वही बात अखबार ने लिख दी, लेकिन अखबार को अगले दिन माफी मांगनी पड़ी है। इसके अलावा दुनिया भर की अखबारों ने जो लिखा है, आपको पता है कि तमाम ऐतिहासिक स्मारकों पर जो जुड़ा है बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से, जो जुड़ा है बांग्लादेश के इतिहास से, बांग्लादेश की स्वतंत्रता से और बांग्लादेश के दुनिया के मानचित्र पर आने से, उस सारे इतिहास को, उन सारे चिन्हों को बर्बाद किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है और एक तरह से तबाह करने की कोशिश है। मतलब आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ये जान ही नहीं सके आपका देश बना कैसे, आपके देश के निर्माण में किन लोगों का हाथ था, कौन लोग आपके यहाँ जो शहीद हुए, उन सभी नामों को तबाह, बर्बाद और मिटा देने की कोशिश है। और इसलिए शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक स्टेडियम था, उसका नाम बदल दिया गया है, जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की। इसके अलावा जो शेख हसीना और उनका पुश्तैनी मकान है, उस पर आपको पता है कि हजारों लोगों की भीड़ बुलडोजर लेके जाती है और उस घर को तोड़ा जाता है, आग लगाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी भारत में रहती है और बांग्लादेश में 2.5-3 करोड़ के आसपास हिंदू है। अब वो बांग्लादेश जो बांग्लादेश है हमारी वजह से,
जो बांग्लादेश है हमारी रहमो करम पर, जो बांग्लादेश हमने कोई एक सप्लाई ले चेन काटी तो बांग्लादेश का जीना दुभर हो जाएगा, वो बांग्लादेश अगर ये कर रहा है कि वहां जो अल्पसंख्यक हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, स्टूडेंट आंदोलन के नाम पर जो कहानी शुरू हुई वो एंटी हिंदू राइट्स और एंटी इंडिया स्लोगन्स में तब्दील हो गई, तो फिर भारत कब तक चुप बैठेगा? अगर भारत, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो भारत आज से 50 साल 30 साल पहले ये कर सकता है कि दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश बना सकता है, तो आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं आर्थिक शक्ति है। और ऐसे में अगर बांग्लादेश के अंदर लगातार वहां के अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को निशाना बनाया जाएगा तो भारत का चुप रहना कितना जायज है। ये दुनिया के तमाम अखबारों में लिखा हुआ है कि वहां लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आज से 2 महीने पहले तक की, करीब करीब दिसंबर तक की लेटेस्ट कहानी तो अब बांग्लादेश से आ भी नहीं रही है। दर्शकों, ये रहा बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर जो भारत से मिलता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से मिलता हुआ यहाँ जाता हुआ फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और फिर यहाँ पश्चिम बंगाल से मिलता हुआ, जहां आप देखेंगे कि पूरा का पूरा, जब आप ये बॉर्डर देखेंगे जो हमारा बांग्लादेश से लग रहा है, ये 4096 किलोमीटर का है, जिसमें पश्चिम बंगाल केवल ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ही 2217 किलोमीटर का है। उसके बाद ऊपर असम के साथ 262 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 और मेघालय के साथ 443 किलोमीटर। ये वाला जो हमारा इलाका है, इसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश है लगातार यहाँ से कट्टरपंथियों के द्वारा। वहां के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, वहां उन लोगों को भड़काने की कोशिश है और कोशिश है कि भारत को यहाँ इंगेज किया जाए। और इसीलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश की सरकार का बराबर हिसाब होना चाहिए। 5 अगस्त को जिस दिन शेख हसीना ने अपना देश छोड़ा, उस दिन के बाद से ये कुछ घटनाएं हैं जो लगातार कभी मंदिरों पर हुआ, कभी हॉस्पिटल्स में हुआ, अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं उन पर हमले होने लगे पूरे बांग्लादेश में। ये पूरी कहानी केवल आप तक दिसंबर तक है, उसके बाद की कहानी लोगों तक आई भी नहीं है। छिटपुट घटनाएं बांग्लादेश से रेगुलर आती रहती हैं, जो वो भी इंटरनेट के जरिए आ जाता है। बांग्लादेश बेहद परेशान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात के बाद। उसमें भी जब उसने अजीत डोभाल को देखा तो फिर कहानी और बदल गई, और अब जब मोहन भागवत ने कहा है, इस पूरी कहानी पर बांग्लादेश बेहद हैरान परेशान है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात पर जो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है वो सुनने और समझने लायक बात है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश पर दिए गए बयान के बारे में हम क्या सोचते हैं, यह एक ऐसा विषय था जिस पर दोनों देशों के नेताओं के बीच चर्चा हुई। ध्यान रहे, चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हाल में हुई घटनाओं के संबंध में अपने विचार और वास्तव में अपनी चिंताएं साझा की हैं और बताया कि भारत स्थिति को कैसे देखता है। ध्यान रहे, भारत इस पूरे सिचुएशन को कैसे देख रहा है, इस बात को भी बकायदा व्हाइट हाउस में बताया गया है। मुझे लगता है कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में भी स्थिति ऐसी दिशा में आगे बढ़ेगी जहां हम उनके साथ रचनात्मक और स्थिर तरीके से संबंध बना सकेंगे। लेकिन हालात को लेकर चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उन विचारों को साझा किया। डिप्लोमेसी में ऐसे ही सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल होता है, नपे हुए शब्दों का इस्तेमाल होता है, और इन शब्दों के अंदर बहुत गहरे भाव छिपे होते हैं, बहुत सारे संदेश छिपे होते हैं। इस 2 लाइन की कहानी में जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, ये बांग्लादेश को साफ साफ हिदायत है। बांग्लादेश को हिदायत है और जो आका बैठे हैं आईएसआई वाले इस्लामाबाद में, उनको भी हिदायत है। और बांग्लादेश में बैठे यूनुस साहब को यह समझना चाहिए कि जिनके इशारे पर आप नाच रहे हो, जब उनको हमने पिछले 10 सालों में बिना युद्ध लड़े, बिना तलवार उठाए, बिना गोली चलाए उनको उनकी हैसियत याद दिला दी कि वो अपने घर में ही इतना परेशान है कि उनको समय नहीं मिल रहा है कि वो भारत के बारे में सोचे। इस्लामाबाद अब इस लड़ाई में जुटा है कि कैसे आटा जुटाया जाए, कैसे टमाटर जुटाया जाए, कैसे आज मतलब सुबह कहीं से मांगेंगे तो शाम को घर में चूल्हा जलेगा, ये वाली कहानी है। और आपको लगता है कि आपके इशारे पर, हमारे रहमो करम पर जो पल रहे हैं बांग्लादेश के लोग, उनकी कहानी आपके कहने से बदल जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि जब आपसे बिना लड़े आपका इतना सब कुछ किया जा सकता है,
तो बांग्लादेश के साथ तो क्या क्या हो सकता है, ये तो यूनुस साहब नोबल वाले हैं, छोड़ के चले जाएंगे बांग्लादेशियों को उनके हालत पर, लेकिन झेलेगा कौन? वहां की आवाम। ये पूरी कहानी है दर्शकों, हमने इस पर पहले भी बात की है कि ये पूरी कहानी अगर नहीं सुलझी, मैंने आपसे कहा कि बहुत वक्त नहीं रह गया है तब जब डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि हमारा क्या लेना देना। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो इस इरादे के साथ आए हैं कि गाजा खाली करा लेंगे, रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा देंगे, ग्रीनलैंड कब्जा लेंगे, तो वो दूसरों को क्या रोकेंगे और दूसरों के मामले में क्या हस्तक्षेप करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बेहद जरूरी कहानी है जो अब खुद मोहन भागवत ने एक तरह से तस्दीक कर दी, जो वहां बांग्लादेश के हिंदुओं को एक तरह का सीधा मैसेज है कि आप एक रहोगे तो ही सेफ रहोगे। जो आपने देखा कि भारत के चुनावी राजनीति का एक बड़ा नारा भी बन गया था हाल फिलहाल में, ये वाली कहानी देखो, ये रहा बांग्लादेश जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। यहां से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स को डिस्टर्ब करने की लगातार कोशिश है कि भारत को नॉर्थ ईस्ट में उलझाया जाए। और अगर बांग्लादेश ये आईएसआई के इशारे पर करने की कोशिश कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो फिर आइए आप यकीन मानिए ये जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, ये बहुत जल्दी इसका नक्शा बदल जाएगा। बांग्लादेश का मैप अगर 1971 में भारत ने बदल दिया या दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश आ गया, तो संभव है 2025, 26, 27 आते आते आपको दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश का बदला हुआ मैप और भारत का बदला हुआ मैप आपको दिखे। इसीलिए बेहद जरूरी है कि बांग्लादेश की यूनिट सरकार को यह समझना पड़ेगा कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। क्योंकि भारत जब कहानी शुरू करेगा तो फिर भारत को रोकने वाला वो अमेरिका भी नहीं होगा, जिसने कम से कम एक कोशिश की थी 1971 में बंगाल की खाड़ी तक उसने अपना बेड़ा भेजा था नेवी का, लेकिन क्या हुआ था, उसके सामने रशियन बेड़ा खड़ा हो गया था। तो अब उस तरह की कहानी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आधे घंटे का खेल है भारत के लिए बांग्लादेश। इसीलिए जो भी करिए सोच समझ के करिए, और अगर आईएसआई के ही गोद में आपको खेलना है तो बहुत क्लियर रहिएगा कि भारत, मैं फिर कह रहा हूं, भारत अपने बगल में एक और पाकिस्तान नहीं बनने देगा।